BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm। BSSS Rhythm, द इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो पे शो चल रहा है। आइए कुछ गुफ्तगू की जाए। मेरा नाम है आरजे विभूति और आप सुन रहे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ BSSS Rhythm पॉडकास्ट पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा ही BSSS Rhythm पॉडकास्ट आपके लिए एक नया और एक बहुत ही खास गेस्ट लेके आता है। आज भी हम आपके लिए एक बेहद ही खास, बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आए हैं। एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत who has made a positive impact in the society. So let me introduce you to Sapna Gupta ma'am, who is the co-founder of NGO Arushi India. बिफोर वी बिगिन, हम क्वेश्चंस की शुरुआत करें, इंटरव्यू की शुरुआत करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी, BSSS Rhythm के स्टूडियो में आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। BSS कॉलेज के बारे में तो बहुत सारा सुना था, और क्योंकि भोपाल के रहने वाले हैं तो मालूम था BSS के बारे में, बट ऐसी भी कुछ काम चल रहा है BSS में, इसके बारे में नहीं पता था। तो बहुत अच्छा लगा कि जी। वेल, लेट्स बिगिन विद नोइंग कि आरुषि इंडिया जो है वो कैसे इंस्पिरेशन मिली उस NGO को स्टार्ट करने की, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने की? कब स्टार्ट हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन? आरुषि को जो बोलेंगे बेसिकली स्टार्ट होना वो 1989 में स्टार्ट हो गया था। तो कुछ फ्रेंड्स थे, उन लोग किसी विजुअली इम्पेयर्ड के टच में आए, और उन्होंने जब देखा कि ब्लाइंड लोगों को पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही थी। जब भी उनको कुछ एग्ज़ाम देना है, पढ़ना है, या एकेडमिक्स से रिलेटेड उनको बहुत हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। और वो रीडिंग के लिए रीडर्स ढूंढते थे, या घर में पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, उनके आगे मतलब वही कि प्लीज़ मेरे लिए रीड कर दो, तब मैं लर्न कर पाऊँ अपने लेसन्स। उस टाइम पे कैसेट्स चलते थे, तो उसमें इन लोगों ने पूरा कोर्स मटेरियल रिकॉर्ड किया 10th क्लास का, और उन लोगों को प्रोवाइड किया। ओके, गुड टू नो दैट मैम। वेल, जैसे कि आरुषि इंडिया आज एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुका है मध्य प्रदेश भोपाल में, तो वी वुड लव टू नो कि ऐसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े इसको। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो अभी तक के ऐसे बिगेस्ट चैलेंजेस के बारे में बताइए हमें। चैलेंजेस तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। ऐसी चीज़ है कि जब हम कुछ करने जाते हैं तो एक के बाद एक कुछ ना कुछ आता रहता है। और इसी तरह से आरुषि के लिए भी, जब छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्म करना चाह रहे थे, जब हम बिगिनर्स थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल चैलेंज होता है। तो वो चीज़ आई स्टार्टिंग में। उसके लिए छोटे छोटे काम लिए गए कि भाई चलिए किसी के लिए कुछ काम कर दिया, उससे जो पैसा आया उसको हमने ऑर्गेनाइजेशन में उसको आगे बढ़ाने में और बच्चों के लिए काम करने में लगाया। उसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ा होता गया, तो अब जो चैलेंजेस आते हैं वो अलग तरह के होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स के साथ बहुत चैलेंजेस हैं। अगर हम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को समझाना कि बच्चे के साथ जब हम काम करते हैं तो टाइम लगता है, उसमें चेंजेस आने में टाइम लगता है, तो उस तरह के चैलेंजेस। लेकिन ये चैलेंजेस को चैलेंजेस ना लेकर अगर हम उस चीज़ को के लिए मतलब ये कर लें कि भाई हमको करना ही है, तो कहीं ना कहीं से हम लोग के वो रास्ते निकल आते हैं और आगे बढ़ना मतलब रुकते नहीं हैं, वो चीज़ है। तो चैलेंजेस को बस ऐसे साइड में करके आगे बढ़ना है, वो चीज़। बिल्कुल, दैट मेक्स सेंस। वेल, वी वुड लव टू नो कि ये हमारा आरुषि इंडिया जो है बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है? डिफरेंट काम करने का तरीका है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग वो सोचते हैं कि मतलब बहुत सारे ड्रीम, हर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि वो ड्रीम्स भी होते हैं कि ये करना है, आगे बढ़ना है, हमारे संस्था को आगे तक पहुंचाना है। काम भी अलग अलग, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के काम करती है। जिस तरह से आरुषि जो है वो डिसेबिलिटी पे काम करती है, तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए काम करती है। और अलग ये भी है कि हर ऑर्गेनाइजेशन शायद इंतज़ार करता है कि जब कुछ आएगा, कुछ चैलेंज आएगा या कुछ ज़रूरत आएगी तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और आरुषि का काम मतलब आरुषि का जो अप्रोच करने का तरीका ये है कि पैसा बाद में आ जाएगा, काम हमने सोच लिया है तो हम उस पर चल पड़ते हैं, रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, अपने आप मंजिल
पास आती हुई दिखती है, वो चीज़ है। दैट्स अमेजिंग। वेल, जो आरुषि इंडिया है, सिंस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है अब, तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड? बहुत लोग इन्वॉल्व और हर फील्ड से लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें जैसे आप एक रेगुलर स्टाफ होता है, एक रेगुलर काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, वो तो बहुत थोड़े से हैं जो सेंटर पे काम कर रहे हैं या फील्ड पे काम कर रहे हैं। बट उसके अलावा अरुषि की जो स्ट्रेंथ है वो है वॉलंटियर्स। और तो हम लोगों के ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड में भी हम अलग अलग जगह पर अरुषि के वॉलंटियर्स हैं जो अरुषि की स्ट्रेंथ हैं। और वही जो वॉलंटियर्स हैं वो अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग तरह से अरुषि की हेल्प करते हैं। उसमें फाइनेंशियल हेल्प हम नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा हमको सब जगह से मिले, लेकिन जैसे किसी की भी एक स्ट्रेंथ होती है, किसी भी हर पर्सन की एक स्ट्रेंथ होती है। आप जैसे आप बहुत अच्छा बोलती हैं, है ना, तो आगे जाके कभी आरुषि को ज़रूरत पड़ेगी कि भाई हमको कोई अच्छा सा एंकर चाहिए या कोई अच्छा सा, मतलब ऐसा हमको कोई स्पोक्स पर्सन चाहिए, तो हम बोलेंगे कि अरे विभूति को बुला लो। I would love to be a part of Arushi तो इस India. तरह से कोई किसी फील्ड में, कोई सीए है वो हमको उस तरह से हेल्प कर रहा है, कोई मैराथन रनर है वो हमारे लिए अलग तरह से हेल्प कर रहा है ना। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड के हैं। गुलजार साहब हमारे लिए लिखते हैं क्योंकि उनका राइटिंग उनका स्किल है, तो वो तो अपने आप को सीनियर वॉलंटियर बोलते हैं, और अरुषि के लिए जितना भी लिखने का काम है वो गुलजार साहब करते हैं। दैट्स फैसिनेटिंग। वेल, ये जो आरुषि इंडिया है, इसके फंड्स कहाँ से कलेक्ट होते हैं? हाउ डू यू कलेक्ट द फंड्स? लाइक व्हाट्स द सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स? जी, फंड्स कलेक्ट तो ऐसे एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, बट अरुषि अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग जो बच्चे आते हैं और जो पेरेंट्स अपना सर्विसेज के लिए जो भी उसका ऑनरेरियम है वो दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अरुषि को, तो हम उन लोगों से फ़ीस लेते हैं, एक छोटा सा टोकन अमाउंट लेते हैं कि भाई आप लोग अगर दे सकते हैं तो आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करिए, और उससे हम लोग, ताकि हमारे सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसको और अच्छा कर सकें और ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ को पहुंचा सकें, उस सर्विसेज को पहुंचा सकें। इसमें सब तरह के लोग बच्चे आते हैं हमारे पास, जो अच्छी फैमिली से हैं, इकोनॉमिकली साउंड फैमिली से हैं, वो भी आते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड भी आते हैं। तो अगर आप अच्छे फैमिली से हैं, आपके बच्चे के साथ एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा हो जाएगा, मतलब वो भी, उसको वो नहीं दे सकता तो उसको सर्विसेज उसको भी मिल जाएंगी। इस तरह से हम इस ऐसे अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत सक्सेस भी हैं। और उसके अलावा हम लोग कोशिश करते हैं, कुछ हैं जो लोग अपने आप आगे आकर हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली मदद करते हैं अरुषि की, तो वो भी चल रहा है साथ में। तो इस तरह से सब तरह से जुड़ के, और लोग जो हैं, जो वही बोलते हैं ना कि जब पीछे से हमारे ऐसा सपोर्ट होता है, वॉलंटियर्स का सपोर्ट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सपोर्ट है अरुषि के लिए, जिसकी वजह से हम लोग आराम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना बहुत ज़्यादा ये सोच के कि कैसे होगा, काम चलता जा रहा है। अमेजिंग। वेल मैम, जैसे कि हमने आपसे जाना कि इसमें आरुषि इंडिया में मोस्टली डिसेबल्ड, बहुत स्पेशल जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए बेसिकली आरुषि इंडिया है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोग आते हैं या फिर मेंटली डिसेबल्ड भी, जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, तो क्या वो लोग भी आते हैं यहाँ पर? ऐसे भी स्टूडेंट्स वैसे भी हमारे यहाँ सभी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आती हैं, और उनमें भी एज ग्रुप भी कुछ हम लोग ने फिक्स नहीं रखा हुआ है। तो 0 to अनलिमिटेड मीन्स जो भी एज का आ जाए, हम किसी को भी मना नहीं करते। अगर वो अरुषि आ सकता है और वहाँ की सर्विसेज ले सकता है तो वो सभी आते हैं। उसमें सभी डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जैसे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, ऑटिज़म वाले हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, तो सभी डिसेबिलिटी वाले बच्चे और बड़े सभी आते हैं। जो अब सपोज़ कोई किसी का आइडेंटिफिकेशन डिसेबिलिटी का 10 इयर्स की एज में हुआ, किसी का 15 में हुआ, या कोई जानता नहीं था कि इन बच्चों को भी हम कहीं पर भेज सकते हैं, उनके लिए भी कुछ सर्विसेज हैं सोसाइटी में, तो वो जब आ गया तब उसके लिए तो पहला दिन है ना, तो वो हम तब से स्टार्ट कर देते हैं उसके लिए काम करना। सो मैम, वी वुड लव टू नो कि क्या अभी तक ऐसा कोई बेसिकली चैलेंज आया हो, फेलियर हो, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो? देखिए, जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है, कोई डिसेबल्ड बच्चा अरुषि में आता है, तो हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट आते हैं,
और बताते हैं बच्चे को ये प्रॉब्लम है इस तरह से। तो हम लोगों के लिए उस टाइम पे तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चे को हम किस हद तक आगे हम कितना इंडिपेंडेंट बना लेंगे, क्योंकि हर पेरेंट के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है और हर पेरेंट चाहता है कि हमारे बच्चे का ये वाली प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उन पेरेंट्स को ये समझाना कि ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता और फिर कैसे अप्रोच करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब उन लोगों को, तो हम उसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी मानते हैं कि, और पेरेंट्स का सपोर्ट, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है तो चैलेंजेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो चैलेंजेस वहीं आ जाते हैं जहाँ पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता या जैसा हम बोल रहे हैं वो चीज़ वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चैलेंज आते हैं अक्सर, वो कई बार आते हैं और हमको उसको के लिए उनकी काउंसलिंग वगैरह करके हटाना होता है। अदरवाइज़ हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी बच्चे के लिए कोई हमें कभी चैलेंज आया हो। बट देखिए हर बच्चा अलग है, हर बच्चा डिसेबल बच्चा है, तो दिक्कतें हैं उसके साथ, कोई ना कोई दिक्कतें हैं, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमको निकाल के, जिसको हमको आइडेंटिफाई करके और उसके ऊपर काम करना होता है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बट बोल सुन नहीं पा रहा है, लेकिन वो उसकी कोई एक ऐसी हॉबी या उसकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ हम आइडेंटिफाई करें और हम उस पर काम करें। तो उस तरह से हम लोग अप्रोच करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। आज हमारे 4 बच्चे जो हैं वो होटल ताज में काम कर रहे हैं, जिनमें 2 हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, एक डाउन सिंड्रोम बच्ची है और एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाली बच्ची है। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा होगा कि कुछ ये कमियां होने के बाद भी हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाएगा या अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। वेल मैम, अभी आरुषि इंडिया के करंट इनिशिएटिव्स या फिर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी करंटली हम लोग, हमारा जो सेंटर है उसमें तो बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन और थिएटर, तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो बच्चों को उनके एज के हिसाब से, उनकी डिसेबिलिटी के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनके लिए हम डिज़ाइन करते हैं कि भाई बच्चा क्या कर पाएगा, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। हर बच्चे को हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और हर बच्चे को हर चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, है ना। तो वो चीज़ क्या थी, हर डिसेबिलिटी के, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि ब्रेल सिखाएं, कंप्यूटर सिखाएं, और साथ साथ जो बच्चे रेगुलर स्कूल में जा सकते हैं उनको स्कूल में भी भेजना है। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, मेंटली नॉर्मल बच्चा है, इंटेलेक्चुअली वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फिज़िकली दिक्कत है, मतलब वो देख सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो वो स्कूल तो जा सकता है ना, स्कूल में तो वो पढ़ तो सकता है, अंडरस्टैंड, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उन चीज़ों को हम आरुषि में कैटर करते हैं और बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने अभी नर्सरी का और एक पॉटरी स्टूडियो, जिसमें बच्चों को उसमें भी इन्वॉल्व किया, जो एडल्ट बच्चे हैं, एडल्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं हमारे यहाँ, उनको थोड़ा एंगेज रखने के लिए, उनको कुछ स्किल्स सिखाने के लिए हम लोगों ने पॉटरी स्टूडियो और नर्सरी का काम भी शुरू किया है। छोटी सी नर्सरी है जिसमें बच्चे प्लांटिंग, वाटरिंग और वो सब करते हैं, ताकि मतलब काम करने का एक तरीका और मिट्टी के साथ जुड़ने का तरीका भी है। That's really fascinating. Well, what is the future vision of your organization? फ्यूचर विजन यही है कि पूरे लोग, इंडिया में जितने लोग हैं ना, सब सेंसिटाइज हो जाएं और डिसेबिलिटी के बारे में इस वर्ड को सुनकर एकदम ऐसे नहीं हो जाएं कि अरे ये क्या है। हम लोगों का यही, अभी भी आज भी हम लोग का यही, हमारे यहाँ रोज़ इतने लोग आते हैं देखने और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने, तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब मैक्सिमम पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, मतलब दिस वर्ल्ड डिसेबिलिटी जो है, जो बच्चे हैं, और ये पता, उनको ये भी पता होना चाहिए सभी को कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे हैं या जो ये लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते। एक जो मिथ है ये हटाना कि ये कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम, सो लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहूँगी कि इन बच्चों को कुछ अलग ना समझें, इन बच्चों को
जनरली जैसे बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं, वैसे ही समझें, और उनको उनके अंदर भी बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनको भी हम बहुत सारी जगह पर प्लेस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. Thank you. Thank you so much, ma'am. It has been a wonderful, wonderful speaking with you. Well, I wish you all the best for your future endeavors. Alright, so that's all for today's podcast. This was RJ Vibhuti signing off. BSSS Rhythm.